आप सबको मेरा नमस्कार। और 2 दिन पहले शिमला में थी, आज धर्मशाला में हूँ। आगे भी कई कार्यक्रम लगेंगे। मुझे लगता है देवभूमि में जो चुनाव है वो निर्णायक चुनाव होगा देश के लिए भी, और खास तौर से हिमाचल के लिए। ऐसा मैं क्यों कहती हूँ? ऐसा मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि 5 साल से एक सरकार है और 5 साल की सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड देखकर आपसे वोट मांगे, उसके बजाय कहा जा रहा है कैंडिडेट मत देखो, कुछ मत देखो, सिंबल पर मोहर लगा दो, सिंबल का बटन दबा दो। ये कौन से लोकतंत्र को मजबूत करने के प्रहरी बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता? लोकतंत्र का पहला नियम है कि कैंडिडेट देखकर अपनी स्वेच्छा से सारी विवेचना करके, सारा आकलन करके वोट डाला जाए, और प्रधानमंत्री यहां आकर ऐसी बात कहते हैं। खैर, यह अलग बात है कि हार से बौखलाए हुए हैं, आगामी हार से घबराए हुए हैं, और जहां पर नड्डा जी नाकाम हो गए, बागियों को खुद ही फोन करने में लगे हुए हैं और उनको पूरे जीवन का वास्ता देकर वापस लेने की बात कर रहे थे। वो वीडियो आप सबने कृपाल परमार जी का देखा होगा, उसके बारे में मैं ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहती हूं। लेकिन 5 साल सरकार में रहने के बाद जब आप आकर अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाकर वोट मांगने के बजाय जनता से ये कहते हैं कि कुछ भी मत देखो और एक सिंबल पर वोट दे दो, तो आप बुरी तरह से नाकाम हुए हैं। और आप किसके लिए नाकाम हुए उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हूं तो पहले अपनी बात कर लेते हैं कि हम इस चुनाव में लेकर क्या आए हैं और क्या उतरे हैं। हमने 10 बड़े वादे किए थे और वही हमारे घोषणा पत्र जो कल रिलीज हुआ उसका मुख्य बिंदु है। हमारे 10 वादे किसानों के लिए हैं, महिलाओं के लिए हैं, युवाओं के लिए हैं, सेना में लोगों के लिए, और सबसे ज्यादा इस प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए हैं। 3 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी इस प्रदेश के ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहे हैं, और जैसे कि कान में जू नहीं रेंग रही है मोदी सरकार की या भाजपा सरकार की। यहां पर यह जबानी जमा खर्च नहीं है। हम चुनावी वादों और दावों की तरह ये नहीं कहते कि 15 लाख आपके अकाउंट में आ जाएगा और 2 करोड़ रोजगार बना देंगे और सबके सिर पर एक पक्का मकान होगा और किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हम इस तरह की बेवजह की फिजूल जुमलेबाजी नहीं करते हैं। हम लोगों ने ओल्ड पेंशन स्कीम छत्तीसगढ़ में और ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान में लागू कर दिखाई है, और उसकी बदौलत, उसके बलबूते पर हम ये वादा कर रहे हैं हिमाचल में कि यहां पर भी ओल्ड पेंशन स्कीम आएगी। और ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों जरूरी है यह मूलतः समझना पड़ेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम 3 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी, अगर उनको लगता है कि उनकी आय घट रही है और ओल्ड पेंशन स्कीम से उनकी जिंदगी बेहतर होगी, इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम आनी चाहिए। क्योंकि एक तरफ तो आप बुजुर्ग बाप को उसकी पेंशन नहीं दे रहे हो, और दूसरे हिमाचल से सबसे ज्यादा लोग पर कैपिटा के हिसाब से इंडियन आर्मी में जाते हैं। हर 10 लाख आर्मी में भर्ती होने वाली 402, हिंदुस्तान में नंबर 1 प्रदेश हिमाचल है। इसके बाद उत्तराखंड आता है। स्कीम लाकर आप सेना का भी मखौल उड़ा रहे हो, सैनिकों का मखौल उड़ा रहे हो, और युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। 23 साल के युवा को रिटायर करने की बात कर रहे हैं, स्कीम के तहत मार रहे हैं, और जवान बेटे का भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं आप अग्निवीर कर। और ये दोनों ही चीजें हमें स्वीकार्य नहीं है। और 2024 में जब हमारी सरकार बनेगी तो हम अग्निवीर को निस्तो नाबूद करेंगे, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम जैसा कि हमारी सरकारों ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किया वो हम तुरंत करेंगे। इसमें मैं और भी आपको बातें बता देना चाहती हूं। हम लोग इस पे पहले भी बात हुई है। महिलाओं के लिए इस पे मासिक 1500 रुपए सहायता की बात है, क्योंकि हमारा अपना मानना है कि महिला सशक्तिकरण उनके आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है, और जब महिलाएं आर्थिक स्वतः सुरक्षित ज्यादा होंगी, स्वतः उनका सशक्तिकरण सामाजिक रूप से भी होगा। महंगाई की मार झेल रहे पूरे देश में ये होना चाहिए, लेकिन जहां हमारी सरकारें हम ये करने की कोशिशें कर रहे हैं, कहीं कहीं किया, और अब हिमाचल में सिलेंडर कम पैसे में देने की बात हो, लाने की बात,
लोग कहेंगे ये तो मोदी जी भी जुमला देते थे। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी सालाना, और अभी तक तो 16 करोड़, इनफैक्ट 8.5 साल हो गए तो 17 करोड़ रोजगार बन जाने चाहिए थे। लेकिन 63,000 सरकारी पद हिमाचल में खाली क्यों है, सवाल ये है। वो किसके लिए खाली रखे जा रहे हैं और वो क्यों खाली रखे जा रहे हैं, क्या उनकी भर्ती नहीं होनी चाहिए, ये सवाल है। और इसीलिए रोजगार बनाने की हम बात कह रहे हैं। स्टार्टअप फंड की बात हुई है, मोबाइल क्लिनिक की बात हुई है, 4,000 अंग्रेजी मीडियम स्कूल, 4 अंग्रेजी मीडियम स्कूल हर विधानसभा में खुलेंगे। एक और स्कीम है, और उत्तर भारत जहां से हम सब आते हैं, छुट्टा आवारा पशुओं की समस्या बहुत बड़ी है, और छत्तीसगढ़ की सरकार ने इसका निवारण किया है गोबर खरीदकर। वो गोबर खरीदती है, उससे बायोफ्यूल्स बनाती है, और इससे इंसेंटिव रहता है किसान को कि वो अपने जानवरों को जब उनका दूध आना बंद हो जाता है, जब वो बूढ़े हो जाते हैं, उसको सड़कों पर नहीं छोड़ देती है। इसलिए छुट्टा आवारा पशुओं की जो समस्या है वो बहुत हद तक रिजॉल्व हुई है, यहां पर भी है, और इस समस्या का निवारण ऐसे करने की बात कर रहे हैं। ये हुई हमारी बातें। लेकिन आज थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया, और उनके मैनिफेस्टो में बड़ी गजब गजब बातें हैं। उनके मैनिफेस्टो में 8 लाख नौकरियों की बात है। तो सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि 8 लाख नौकरियां, 5 साल से प्रभु आप सत्ता में थे, 1 ही लाख बना देते। 8 लाख तो चलिए दूर के ढोल सुहाने हैं, बाद में बनेंगे। 1 ही लाख रोजगार बना देते। 5 साल में रोजगार का रिकॉर्ड पहले सामने रखें, उसके बाद 8 लाख का दावा करें। यहां पर आकर अनाउंसमेंट हो रहा है स्कूटी और साइकिल दी जाएगी। हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल देनी चाहिए। हमारी लड़कियों को साइकिल देनी चाहिए, हमारी लड़कियों को फ्री में शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन ये चीजें कहीं और होंगी तो रेवड़ी कही जाएंगी। आप अमीरों के अशर्फी बांटते रहिए, उस पर सवाल ना पूछा जाए, और जब आप करिएगा तो बड़ा अच्छा है। मुझे लगता है ये दोहरा मापदंड नहीं चल सकता है। और सॉरी टू से त्वादा कुत्ता टॉमी और मेरा कुत्ता कुत्ता नहीं चलेगा। अगर रेवड़ी उत्तर प्रदेश में है और रेवड़ी मध्य प्रदेश में है तो रेवड़ी फिर यहां भी बोली जाएगी। अगर वो अच्छा वहां पर है तो ये भी अच्छा यहां पर है। तो दोहरे मापदंड नहीं चल सकते। और अंततोगत्वा जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ होता है, रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे नहीं, पिछले वादों का कोई आकलन नहीं करेंगे क्या, और उसके बारे में भी अभी मैं नेक्स्ट बात कर रही हूं कि क्या किया क्या नहीं। हिंदू मुसलमान जरूर आ जाएगा, तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो या अन्य तमाम बातें हो, जो जिसका कि इस प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। 17 जगह सरकारें आपकी ओर हैं, 17 जगह करिए ये सब एक्सपेरिमेंट। हिमाचल के चुनाव में ये बात क्यों आ रही है? सवाल इस बात का है, आपने हिमाचल के युवाओं से क्या वादा किया था, उसका क्या हुआ? हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों से क्या वादा किया था? हिमाचल के सेब बागानों से क्या वादा किया था? हिमाचल की महिलाओं से क्या वादा किया था? उसके बारे में बात करिए आप, उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। और अब मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूं। स्वर्णिम हिमाचल के लिए भाजपा का एक संकल्प पत्र था, 2017 में स्वर्णिम हिमाचल के लिए रिलीज किया गया था। इसका पहला बिंदु था माफिया राज से सुशासित हिमाचल की ओर। माफिया राज का तो वो खात्मा हुआ कि नए नए माफिया बन गए, खनन माफिया, भर्ती माफिया, इम्तिहान माफिया, ट्रांसफर माफिया। परसों मैं शिमला में थी, मेरा टॉपिक कुछ और था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और मैंने अखबार में 2 साल की छोटी सी बच्ची के बारे में मनाली में पढ़ा, जिसका बलात्कार करके उसको नहर में फेंक दिया गया था, नाले में, और मैंने उस पर प्रेस वार्ता करी। यहां पर तो संरक्षण रेप के अभियुक्तों को दिया जा रहा है, तो आपने तो दूसरा सेट ऑफ माफिया बना दिया। तो पहले अपने इस वादे के बारे में बताइए कि क्या आपने चुनाव खनन माफिया, शराब माफिया, ट्रांसफर माफिया, भर्ती माफिया, इम्तिहान माफिया, इनके लिए जीता था? यह है स्वर्णिम हिमाचल। मेरा पहला सवाल। मेरा दूसरा सवाल, युवाओं के होंगे सपने साकार। कौन से सपने साकार कर रहे हैं आप? 23 साल की जवान उम्र में अग्निवीर को रिटायर कर देना, अब वो घर बैठे या कहीं पर चपरासी बन के गाड़ियों की चेकिंग करे नीचे से और गेट खोले, इसके लिए आप ये करिएगा। और वो लोग जो अपनी जान की बाजी लगाकर
आर्मी ज्वाइन करते हैं। ये युवाओं का सपना आप साकार कर रहे थे। कितने उद्योग आपने लगाए यहां, कितनी नौकरियां आपने दी यहां, इसके बारे में भी बात हो जाए। अब आप 8 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं। अरे प्रभु, पहले ये बताइए 5 साल में कितने दिए, अगले 5 साल मांगने से पहले। सशक्त नारी समान अधिकार, कौन सा समान अधिकार महिलाओं को मिला है? जो महिलाएं 410 का सिलेंडर खरीद कर खाना पकाती थी 2014 में, वो आज 1200 में सिलेंडर खरीद रही हैं। जो पकौड़ा, आप ही कहते थे पकौड़ा तले रोजगार रहेगा, 70 रुपए का तेल था सरसों का, 220 का हो गया है। आटा 22 का था, 40 का हो गया है। दूध पीने वाला 35 का था, 60 का हो गया। ये महिलाओं का अधिकार की बात आप कर रहे हैं। महिलाओं का अधिकार तो ऐसा किया भारतीय जनता पार्टी ने कि गुड़िया हेल्पलाइन हेल्पलेस बन के खड़ी है। 8500 से ज्यादा शिकायतें हैं जिसका कोई सलूशन, कोई समाधान नहीं हुआ है। तो पहले इस बारे में बात करिए, जो आपका संकल्प पत्र था स्वर्णिम हिमाचल का, उसके जवाब दीजिए। खुश कर्मचारी प्रभावी सरकार, 3 लाख सरकारी कर्मचारी त्राहिमाम करके आपसे कह रहे हैं हमें ओल्ड पेंशन स्कीम वापस चाहिए। और शायद उनका हौसला इसलिए ज्यादा बुलंद हो गया है क्योंकि उन्होंने देखा कि कांग्रेस की सरकारों ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, इनफैक्ट राजस्थान की सरकार में तो पैसा भी अकाउंट में पहुंच गया है। कल लोगों का वीडियो भी चला था हिमाचल की प्रेस वार्ता में। तो उनका हौसला इसलिए बुलंद हुआ कि अगर ऐसा 2 सरकारें कर सकती तो यहां की सरकार क्यों नहीं कर सकती। ये खुशहाल कर्मचारी हैं। खुशहाल कर्मचारी वो है कि पहले उनका हक आप ओपीएस ना लाने से मार लीजिए और उनके लड़कों को 23 साल की उम्र में आर्मी से रिटायर कर दीजिए। आर्मी का भी मनोबल तोड़िए, परिवारों का भी मनोबल तोड़िए। जो बीत रहा है वो उन पर और जुट के बीते। और इसमें ऑफकोर्स जो बड़ी बात आपने कही थी, शौर्य के प्रोत्साहन और पूर्व सैनिकों का सत्कार। मैं जरूर जानना चाहती हूं कि पूर्व सैनिकों का जो पुनर्वास होता है वो कितना हुआ हिमाचल में। आपने शौर्य का तो यह सम्मान किया कि अग्निवीरों से आप आर्मी को भरिएगा और कहिएगा लाखों के आवेदन आ गए। ये तो 4 साल की नौकरी है। देश में बेरोजगारी का यह आलम है कि 4 दिन की भी नौकरी होगी तो लाइन लग जाएगी। आप देश को इस कगार पर ले आए हैं कि आपको खुद 86 करोड़ लोगों को फ्री का अनाज बांटना पड़ रहा है और उसके बाद भी लोग आपसे फ्री का अनाज लेने आ रहे हैं। ऐसी ध्वस्त आपने अर्थव्यवस्था कर दी है। जो कहते थे कि प्रधानमंत्री की साख और रुपए का मूल्य एक जैसा और उसमें होड़ लगी है नीचे पहुंचने में, जब रुपया 50-55 पर था, आज वो क्या कहेंगे जब रुपया 83 पर है। प्रतिष्ठा गिरकर कहां टूटकर किस नाले में चली गई है मोदी जी की, ये कौन बताएगा। तो जुमलेबाजी करना एक बात होती है, सरकार चलाना दूसरी बात होती है। और सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि सवाल उठाना जरूरी है। ये तथाकथित डबल इंजन की सरकार थी। इस डबल इंजन की सरकार में आखिर हुआ क्या है पिछले 5 सालों में, किया क्या है इन्होंने। अंतरकलह इतनी है कि मोदी जी बेचारे को खुद ही फोन उठा उठा के बागियों से बात करनी पड़ रही है। एक दूसरे की रस्साकशी में बेचारा हिमाचल जो पिस रहा है। कौन नीति निर्माण करेगा जब जयराम जी अपने दिमाग से और धूमल जी को काटने में और फलाने को आगे बढ़ाने में निकले जा रहे हैं। तो मेरा अपना मानना है कि हिमाचल को हिमाचलियत की आज जरूरत है। हिमाचल को एक सशक्त नेतृत्व की जरूरत है। हिमाचल को ऐसी नीतियों की जरूरत है जो बागबानों से लेकर महिलाओं का, युवाओं का और सरकारी कर्मचारियों की बात करे। हम आपके सामने आपके माध्यम से यही बात कहने के लिए आए हैं। आपके सवालों का स्वागत है और उसके बाद हमें कुछ रिलीज करना है जो हम इसके बाद आपके सामने करेंगे। कैप्टन प्रवीण दावर मेरे साथ हैं। हिमाचल के पूर्व सैनिकों को एक हम विनम्र अपील कर रहे हैं। आप काफी सारे सैनिकों से मिले भी हैं और इसको हम आपके साथ साझा करेंगे। ये एक विनम्र अपील है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हिमाचल से पर कैपिटा सबसे ज्यादा सैनिक भारतीय सेना में भर्ती होते हैं। ये देवभूमि है लेकिन ये शौर्य की भी भूमि है, ये पराक्रम की भी भूमि है। हर 10 लाख पे 402 भर्तियां यहां पर हिमाचल के लोगों की, हिमाचल के शूरवीरों की होती है। और इस शूरवीर धरती से, ऐसे शौर्य और पराक्रम की धरती से हमने अपील करी है कि वो सोचे कि देश की सेना का क्या हाल है। वो सोचे कि जब चीन हमारी सरहद पे बैठा हुआ है तो देश के प्रधानमंत्री उनको बार बार क्लीन चिट कोई घुसा हुआ कहकर क्यों दे देते हैं। हमारी ये अपील है और इन सब लोगों से कैप्टन दावर मिले हैं और अपनी बात रखी है और हमें अभी तक बहुत प्रोत्साहन
और बहुत हौसला अफजाई हमारी इन लोगों द्वारा की गई है। बहुत धन्यवाद, आपके सवालों का स्वागत है। सिर्फ कर्मचारियों की बात हो रही, सरकारी कर्मचारियों की बात हो रही, व्यापारियों की कोई बात नहीं हो रही, ना ही प्राइवेट कर्मचारी की बात हो रही, ऐसा लोगों का कहना है। आपका क्या? I will answer this question in English and I will also give you a reply in Hindi. I am a student of economics. For about 25 years of my life, I was the head of a business news channel. Economy 101 tells you that the engine of growth is always the public sector. The public sector moves forward, creates jobs, creates opportunities, creates a market, and then the private sector crowds in. That's why they say public sector expenditure crowds in private investment. Public sector has to be the engine of growth. Today in this country, the economy has come to a standstill because private sector is not investing. They may tell you on television what a great visionary Modi ji is, but when it comes to walking the talk, when it comes to putting your penny where your mouth is, they're not willing to walk their talk. They're not investing. Why? Because the policies of the government are flawed. They are scared that if they speak against those policies, they will be persecuted by the agencies like ED, CBI and income tax, and so they are quiet. But they're not investing in the country. High net worth individuals are consistently leaving India and going overseas, and this is a cause for concern. तो मेरा अपना मानना है, जो आपने सवाल पूछा कि पब्लिक सेक्टर जो सरकारी महकमा होता है वो ग्रोथ का एक इंजन होता है, वो ग्रोथ का पहला डब्बा, पहला इंजन होता है जो आगे जाता है और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर अपने आप आता है। अगर पब्लिक सेक्टर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है तो प्राइवेट सेक्टर उसमें स्वतः खिंचा चला आता है। और इसका मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दे देती हूँ। ओपीएस की हम बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से सरकारी कर्मचारियों से आपका सवाल वहीं से आ रहा है। अगर किसी के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा तो वो ज्यादा पैसा खर्च करेंगे। जब वो ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तो वो ज्यादा चीजें खरीदेंगे, उपभोग बढ़ेगा। जब उपभोग बढ़ेगा तो जो कंपनियां वो सारी चीजें बनाती हैं, चाहे वो जैकेट हो, चाहे वो जूते हो, चाहे वो छाते हो, चाहे वो कुर्सियां हो, वो ज्यादा बनाएंगी मतलब ज्यादा निवेश करेंगी। तो ज्यादा उपभोग, ज्यादा निवेश। जब वो ज्यादा निवेश करेंगी तो उनको ज्यादा लोग नौकरी पर रखने पड़ेंगे। सो इट्स कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड जॉब्स, दैट इज द वर्चुअस साइकिल। वो टूट गई है। मैडम, यहाँ पर मेरा सवाल है, जो सोशल सिक्योरिटी आफ्टर सम एज, बूढ़े होने पर एक जो उम्र का पड़ाव है, वहाँ पर सोशल सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ। सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को क्यों, वहाँ पर उनको एक पे कमीशन के हिसाब से अच्छी सैलरी मिल रही है, यहाँ पर प्राइवेट जो एम्प्लॉइज हैं उनको अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है। Look, you are asking me to know. I will cut you short there. You are asking me to reinvent the business wheel. As a government, I cannot force a private player to start giving pension. But as a government, I can ensure कि public sector employees को pension मिले और वो भोग बनाते रहे. This is economy 101. I think your question, with all due respect to you, is misplaced because I cannot guarantee private sector पेंशन दे, ये गारंटी मैं कैसे दे सकती हूँ। सोशल सिक्योरिटी फॉर हिमाचल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट दैट डिबेट हैज टू स्टार्ट एट अ मोर सेंट्रल, एट अ मोर नेशनल लेवल। मैम, चुनाव अब मतदान की ओर बढ़ता जा रहा है, दिन प्रचार प्रसार के भी कम है, लेकिन हिमाचल में अभी तक आपने सीएम का चेहरा अनाउंस नहीं किया, तो इसके क्या कारण है? क्या हिमाचल कांग्रेस में अभी भी कहीं गुटबाजी है, इसका डर है आलाकमान को? क्योंकि प्रदेश में ये परंपरा रही है, सीएम का चेहरा पहले से ही घोषित होता था और लोग उस चेहरे को देख के वोट डालते हैं। आपके सवाल का मैं पहले तो ये जवाब दूंगी कि मुझे लगा था हिमाचल में आप पार्टी की गुटबाजी की नहीं, भाजपा की गुटबाजी पर मुझसे सवाल पूछिएगा, क्योंकि बड़ी जबरदस्त है और फोन भी हो रहे हैं, साहब खुद ही फोन कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि आपने सवाल पूछा है, हाँ शायद हिमाचल में ये पहली बार हो रहा है, लेकिन हमारे बहुत सारे राज्यों में विधायक मंडल डिसाइड करता है हमारा चीफ मिनिस्टर कौन होगा। जब विधायक चुन के आ जाएंगे, वो आपस में बैठेंगे, वोट होगा, डिस्कशन होगा और वो अपना नेता, विधायक मंडल अपना नेता खुद चुनेगा। हिमाचल में शायद ये पहले कभी नहीं हुआ है, लेकिन बाकी राज्यों में ये बहुत हुआ है। परंपरा रही है हिमाचल में, क्योंकि हमारे पास वीरभद्र सिंह जी जैसे सशक्त नेता थे। आज उनके जाने के बाद ये बिल्कुल सही बात है कि एक नई परंपरा की शुरुआत है कि विधायकों को ये शक्ति दी जाए,
उनको एम्पावर किया जाए कि वो अपना नेता चुने। ठीक है मैम, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को आप राजनीतिक दृष्टिकोण से और उनके व्यक्तिगत दृष्टिकोण से कैसे देखते हैं? अब क्योंकि आपने सवाल मुझसे ऐसा पूछ लिया जो मेरे लिए थोड़ा व्यक्तिगत है, तो मैं दोनों बातें बोलूंगी। मैं खुद भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनी और एज ए सोशल मीडिया चेयरपर्सन मैं दिन भर उसको देखती हूँ और वहां से जो तस्वीरें आती है या वहां से जो वीडियो आता है उसको देखती हूँ। मेरा अपना मानना है कि आजाद भारत में 1947 के बाद इस तरह की यात्रा या इस तरह लोगों के बीच में जाने का काम किसी भी राजनीतिक दल ने, इंक्लूडिंग द कांग्रेस पार्टी, किसी ने नहीं किया है। किसी राजनेता ने नहीं किया, यह अलग बात है। 3570 किलोमीटर चलना और रोज दिन के 22 से 25 किलोमीटर के बीच में लोग चलते हैं, चलना आसान बात नहीं है। और ये शायद सवाल आप ही के साथियों ने राहुल जी से पूछा था और उन्होंने कहा था कि मैं चल तो गाड़ी से भी सकता था और विमान से भी, लेकिन मैं तपस्या में यकीन करता हूं और मुझे लगता था कि आज क्योंकि हमारी बात डायरेक्ट लोगों तक नहीं पहुंच रही है, लोगों के बीच में जाना जरूरी था। तो इसको मैं बहुत सारे लेवल्स पर देखती हूं। ये यात्रा गैर राजनीतिक है। अगर आप देखिए, हम इस यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा के किसी लोगों में कांग्रेस का कोई वो नहीं है। तमाम सिविल सोसाइटी के लोग उसमें आते हैं, तमाम पत्रकार आके राहुल जी के साथ चलते हैं, सिने स्टार आते हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज आती हैं। पहले तो ये गैर राजनीतिक यात्रा और उसका मूल मंत्र 3 ही मैं बोलूंगी। एक मूल मंत्र है जिन युवाओं का, जिस देश का हौसला बेरोजगारी और महंगाई ने तोड़ा है, उसको जोड़ने का। दूसरा मूल मंत्र है जो ताना माना देश का टूटा है, आपस में जो लोग सदियों से साथ में रह रहे थे, हमारी संस्कृति थी, उनको लड़ाया जा रहा है। और तीसरा जो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ होकर हमारे संविधान को तोड़ा जा रहा है, इन सबको जोड़ने का काम भारत जोड़ो यात्रा है। व्यक्तिगत तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि ये राहुल जी की बहुत बड़ी तपस्या है। मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत तौर पे ये किसी भी इंसान को बदलता है। क्या राहुल जी की मैं बात नहीं करूंगी, 119 लोग लगातार इस यात्रा में चल रहे हैं, या जो लोग रोज जुड़ते हैं जिन प्रदेशों से ये यात्रा जा रही है, प्रदेश यात्री होते हैं, भारत यात्री होते हैं, अतिथि यात्री होते हैं, कुछ लोग जो वहां पर 2-2 दिन भी चल के आए, उन्होंने कहा कि हमारा दृष्टिकोण ही लाइफ को लेकर बदल गया। आप इतनी समस्या लोगों की देखते हैं, आपको लगता है हम कितने फॉर्चुनेट हैं। आप लोगों की वो समस्याएं देखते हैं जो आपको लगता है कि राजनीति में हम इसलिए हैं क्योंकि इन समस्याओं का निवारण करना है। पावर पॉलिटिक्स तो बहुत चलती रहेगी, हमेशा से चलती है। तो मुझे लगता है कि व्यक्तिगत तौर से ये आपको बहुत हम्बल बनाता है, कहीं पर बहुत विनम्र बनाता है और कहीं पर आपको असल भारत और असली समस्याओं से जरूर अवगत कराता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी ने करी थी और ये शायद राहुल जी के लिए एक पर्सनल डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। और मैं बिल्कुल मानती हूं कि आज अगर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर इंडिया जिम्बाब्वे का मैच हो रहा है और वहां पर कोई एक पोस्टर लेके भारत जोड़ो यात्रा का खड़ा है, तो इसकी गूंज कहां तक जा रही है ये आप मुझसे बेहतर बता पाएंगे। मुझे लगता है कि इस यात्रा को एक अटेम्प्ट देखना चाहिए कि कैसे ये देश प्रेम और सौहार्द से बचा रह जाए इस नफरती माहौल के दौरान।